नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कर्नल अजय रैना साहब जुड़ गए हैं, परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, आप सब परिचित हैं। बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है अजय जी। धन्यवाद ओमकार जी, हमेशा अच्छा लगता है यहाँ आके। थैंक यू सो मच। जी। और सीधे चलते हैं ज़रा ईरान में, खाड़ी के देशों में इस समय जो कुछ हो रहा है, तो ज़रा आप समझाइए हमारे दर्शकों को भी और हमको भी, हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? ये तर्कसंगत है या केस बनाया गया है इराक की तरह? दोनों का मिश्रण है ओमकार जी, क्योंकि इराक का तो ओपन शट केस था। उन्होंने बोला कि उसमें बायोलॉजिकल वेपन है और केमिकल वेपन्स हैं, और बीच में न्यूक्स की बात भी चली और वो आज तक नहीं मिले। ईरान की जब बात करते हैं तो हालांकि तुलसी गाबर्ड ने तो शपथ लेके अपनी कांग्रेस में बयान दिया था कि ईरान के पास न्यूक्स का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, और खुमैनी ने भी 35 साल पहले एक फतवा जारी किया था कि हम न्यूक नहीं बनाएंगे। ये तो एक पहलू है जो इसको इराक के साथ आप कह सकते हैं कि मेल खाता है। दूसरी तरफ क्या है कि हमास, हिजबुल्ला, इराकी मिलिशिया तो ईरान ने बनाए, वो भी फैक्ट है। हूतीज उनको सपोर्ट की, और वो ऐसी नौबत आ गई। हालांकि इसकी शुरुआत का अगेन मैं दोष अमेरिका को दूंगा कि पहले आपने शाह के साथ दोस्ती की, इसराइल और ईरान ने मिल के अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने की कोशिश की, रडार्स बनाई, इंजीनियर तो बहुत बढ़िया हैं इसराइल के। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि दुनिया के बेस्ट इंजीनियर जो हैं वो ईरान में हैं, जर्मनी से भी ऊपर हैं वो। और आप देख सकते हैं कि 47 साल वो देश सैंक्शन रहा है और सर्वाइव कर रहा है, तो कुछ तो है उनमें, सिविलाइजेशनल डेप्थ है। तो पहले तो अमेरिका को शाह बड़ा पसंद था। फिर शाह जी के टाइम पे जब ईरान बड़ा वेस्टर्नाइज्ड, ओपन सोसाइटी, सब कुछ बल्ले बल्ले होने लगा, तो फिर विद्रोह हुआ। उस विद्रोह में भी अमेरिका ने एक पैसिव रोल अदा किया, विद्रोह करवा दिया, साथ हो गया, पर ठीक है, उल्ट तो तक छोड़ दी शाह का हाथ। लास्ट में तो बीमारी के लिए इलाज कराने गया था वो, तो उस टाइम अमेरिका ने छोड़ दिया था उसको, जैसे करता है वो। तो ये आ गया। फिर इनकी एम्बेसी का पंगा पड़ गया। फिर इनका एक मिशन, रेस्क्यू मिशन फेल हुआ, तो इनको करारी चपट लगी मुंह के ऊपर। और उस टाइम ये था कि कोल्ड वॉर का टाइम था, तो ऐसा कोई ठेस आपको पहुंच जाए कि आपका रेस्क्यू टीम ही फेल हो जाए, तो बड़ा झटका था। तो इन्होंने क्या किया, 10 साल तक ईरान इराक की लड़ाई लगवा दी कि तुम लड़ो। सदाम हुसैन को खड़ा किया कि तू ईरान को, इनको जो भी जो इनके इस्लामिक जो रूलर हैं इनको निकालो। वो तो हो नहीं पाया इनसे, बिकॉज ईरान का अपना करेक्टर है कंट्री का। ईरान पाकिस्तान नहीं है, वो एक, जैसे मैंने कहा, एक सभ्यता है। धर्म परिवर्तन उनका हो गया, लेकिन कई वैल्यू होती हैं। उसके बाद फिर 91 में लगातार, तब से इसराइल ने ये बोलना शुरू किया कि हफ्ता, बस 10 दिन, 2 दिन, 4 महीने के अंदर अंदर ईरान जो है वो न्यूक्लियर होने लगा है। तो इनकी जो दुश्मनी की जो फाउंडेशन है, देखिए, इस लड़ाई में दो अपोजिट साइड पे दो पार्टीज हैं। अमेरिका का कोई डायरेक्ट लेना देना ईरान के साथ नहीं है, उनको कोई खतरा भी नहीं है। ईरान ने अमेरिका को भी धमकाया भी नहीं है। वो बोलते हैं डेथ टू अमेरिका, बिकॉज उनके साथ जो हुआ है, उनको लगता है कि ईरान, इसके पीछे यूएसए ने गेम खेली है। यूएसए को अपनी जो ह्यूमिलेशन है वो उसकी, जैसे चाइनीज को दिमाग में एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, जब ओपियम वॉर वगैरह हुई थी, उस चक्कर में आज तक वो हमसे नफरत करते हैं। हालांकि उसमें हमारा कोई रोल था नहीं, ब्रिटिशर्स और बाकियों ने मिलकर किया था। तो ये अमेरिका को तो बनता नहीं। अब हालात यहाँ तक पहुंच गए कि इसराइल को लगने लगा कि, और फैक्ट भी है, जितने रॉकेट्स इसराइल पे फायर हुए जो 7 अक्टूबर हुआ, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो फैक्ट है। मगर एक तीसरा फैक्ट भी इसमें जुड़ता है कि जब निगोशिएशन चली बाइडेन के टाइम पे, इनकी एक संधि हो गई। उसके बाद ईरान चल रहा था अपने रास्ते, ट्रंप ने आके उस संधि को तोड़ दिया, न्यूक्लियर वाली। अभी जो लेटेस्ट राउंड चल रहा था, उसमें जो अभी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि ईरान ने सारी शर्तें मान ली थी। और पिछले साल 12 जून को जब सीज फायर हुआ, उस टाइम, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का अपना बयान है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया है। तो जब जून में आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, तो फिर आपको जनवरी फरवरी में प्रोटेस्ट पहले करवाए इन्होंने, ये भी पता क्लियर है, बाहर से करवाए गए। उसको, उसके ऊपर आपको शोर मचाने की क्या जरूरत पड़ी है? दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं। कल को आप बाहर बोलोगे भारत में अभी यहाँ फिर फार्म प्रोटेस्ट होने वाला है, फार्मर प्रोटेस्ट, तो अब हमें सिखाओगे हम कैसे करते हैं? तो गलती तो दोनों तरफ से है ना, दूध का दूल्हा कोई नहीं है। बट मेरा ये कहना है कि अगर लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स में
जो कि शुरू हुआ था कि प्रोटेस्टर को क्यों कर रहे हो, आपका जज ने 800 लोगों को फांसी क्यों दी, और जब जब बिल्डअप शुरू हुआ तो फिर न्यूक्लियर भी बोलने लगे, सब कुछ बातें आनी शुरू हो गई। तो जब ये कहा जा रहा है कि ईरान ने सारी चीज़ें मान ली थी एक आधा पॉइंट छोड़ के, और अमेरिका ने ईरान को कहा कि 10 दिन का टाइम है, माइंड बना लो, उसके बाद दूसरे दिन अटैक करना नहीं बनता था। ये गलत है। ये दुनिया में आप एक सुपर पावर होके अगर अपना वादा फरोशी करेंगे, और यही काम अपने हमास के साथ कतर में किया था 7-8 महीने पहले, जब इसराइल ने बॉम्बिंग कर दी थी, जब नेगोशिएशन चल रही थी। तो इसलिए ईरान के साथ सिमिलरिटी तो है, लेकिन थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट केस, कॉम्प्लेक्स केस है। एक विचारधारा ये कहती है कि ईरान इसराइल करे करे भी तो क्या करे, क्योंकि ईरान तो उसको मारने पे तुला हुआ है, 7 अक्टूबर हो गया। दूसरी विचारधारा ये कहती है कि चलो जो हुआ, जो इसराइल ने इनके साथ किया, इन्होंने इसराइल के साथ किया, वो एक पार्ट ऑफ स्टोरी है। जब अब संधि हो रही है और अगर आपको लग रहा है कि अब वो न्यूक्लियर नहीं होगा और अपने सारे ये गुर्गों को काबू कर लेगा, हमास को आपने तोड़ ही दिया, हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म है, तो अगर ऐसा हो रहा था तो फिर शायद युद्ध तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी। दबाव बना के, मिलिट्री बिल्डअप करके और धमका धमकू के उनकी अपनी शर्तें मना सकते थे। पहले भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन आके ईरान में इंस्पेक्शन करता था, वो सब चीज़ें स्टार्ट हो सकती थी। तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर इसका एक समस्या का समाधान दिख रहा था। और देखिए, आपने ईरान को 47 साल से सैंक्शन करके रखा है, तो अगर आप ये संधि कर लेते, थोड़े सैंक्शन हटा लेते, उसको तेल वेल बेचने देते, वो अपनी लाइफ करता, तो फिर क्या होता है, पब्लिक का प्रेशर भी आता है रूल गवर्नमेंट के ऊपर, क्यों पंगे ले रहे हो अमेरिका के साथ यार, अपना यार सड़के मड़के बनाओ, ठीक चलो लाइफ चलो, हमारे बच्चे दवाइयाँ वगैरह नहीं मिलती। तो ये पिन पॉइंट करना बड़ा थोड़ा गलत होगा अगर हम जजमेंट पे आ जाएं, लेकिन ये कि ओवरऑल दोनों दोनों तरफ से गलतियां भी हैं, दोनों तरफ से कुछ बेवकूफ़ियां भी हैं, उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जी अजय जी, आपने जैसा कहा कि दूध के धुले हुए तो नहीं थे, और ये सब जानते हैं कि अयतुल्ला अली खamenei जो है, वो कर क्या रहे थे एक्चुअल में। धार्मिक नेता थे, और धार्मिक नेता होने की आड़ में, जैसा आपने भी कहा है कि हमास है, हिजबुल्लाह है, हूती हैं, इन सबको भी उन्होंने पाला है, वित्त पोषित किया है, और ये सारे आतंकवादी संगठन जो कर रहे थे, वो भी दुनिया जानती है। तो मेरा सवाल ये है कि आयतुल्ला अली खamenei मारा गया, उसके मारने के तरीकों को लेकर के सवाल खड़े किए जा सकते हैं। युद्ध की ज़रूरत थी कि नहीं थी? जब वार्ता चल रही थी तो उस समय ये सब करने की ज़रूरत थी कि नहीं थी? इस पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन खamenei मारा गया, क्या इस पर आँसू बहाए जाने चाहिए? इस पर अपनी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए? या ये कहना चाहिए कि आपने जो अंतर्राष्ट्रीय चार्टर है, यूएन का चार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय जो कायदे हैं, उनका उल्लंघन होने पर आपको इसकी निंदा करनी चाहिए थी, इज़राइल की और अमेरिका की। क्या ये ऐसा होना चाहिए था, या ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो सत्ता में है, उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उसको ये तय करना होता है कि हमें क्या विदेश नीति इस समय अपनानी है? कई बार क्या होता है, घर में भी लड़ाई होती है तो सियाने कहते हैं कि यार चुप रहा करो, वक्त को टलने दो। ज़रूरी नहीं होता कि आप अपनी वाइफ या पार्टनर के हर आर्ग्यूमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट, फिर एंड ही नहीं होता, फिर तो आप चाहे आप पूरा साल बैठ के टेबल पे लड़ते रहो, ख़त्म नहीं होता। कई बार समझदारी इसमें होती है कि आप चुप रहें। चुप रहना भी बहुत पावरफुल चीज़ होती है। देखिए, खुमैनी को मारा, जिसमें मैं कोई बड़ी बात नहीं देखता, बिकॉज उसने डिक्लेयर कर रखा था कि ईरान में हर इंसान के पास बंकर नहीं है, तो मैं भी बंकर में नहीं जाऊंगा, अपने घर में रहूंगा। तो उसको मारने में तो खैर कोई वो था नहीं। आप उसको अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हो, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि ठीक है, आप जिसको भी मानते हो मानो। आपको उसके मरने का दुख हुआ, वो भी चलो हम मान लेते हैं। आपने रोना है क्योंकि मुहर्रम में आपको पतंग के रिवाज है, मुहर्रम में भी उस हुसैन को देख वो कुछ चाकू वाकू मारते हैं अपने आप को, तो वो भी ठीक है। लेकिन उसके अंदर जब आप एक सीमा लंघ जाते हो, पार निकल जाते हो, जिसमें आप अपने देश पे गाली निकालना शुरू कर देते हो, आप बाकियों गाली, आप तिरंगे के ऊपर चलनी शुरू कर देते हो, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह बोलना शुरू कर देते हो, तो फिर मुझे प्रॉब्लम है। और मुझे प्रॉब्लम इसलिए है ओमकार जी की 1999 की बात है कि सीआईए हेडक्वार्टर में एक प्लान बना था
जिसमें कहा गया था कि 2025 में 2 देशों की रेजिम चेंज करनी है। उसमें था एक ईरान और दूसरा था भारत। ईरान का तो उसको ने ये प्लान तब डिस्कस हुआ जब वो ईरान इराक लड़ाई वड़ाई सब कर करा के देख चुके थे कि ईरान नहीं टूट रहा। तो उन्होंने अभी जो उसकी अभी जो नया जो अभी जो पंगा खड़ा कर रखा है उसी की एक्सटेंशन है कि 2025 में का प्लान कामयाब नहीं हुआ। जून में इन्होंने ट्राई की थी, प्रोटेस्ट वगैरह सब हुआ था, चला। दूसरे हैं हम। हमारे यहाँ भी जितनी चालें चली गई सरकार को गिराने की, चाहे वो इलेक्शन में इंटरफेरेंस थी, लाल किताब लेके घूमने की, झूठ बोलने की बात थी, फार्मो प्रोटेस्ट था, सीए प्रोटेस्ट था, वोट चोरी, एसआईआर, आप नाम लीजिए, हर चीज़ के ऊपर यहाँ पे प्रोटेस्ट का या प्रोटेस्ट हो जाता है या प्रोटेस्ट की धमकी दी जाती है। वक्फ बोर्ड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसी सीरीज में फिर मैं देखता हूँ कि ये जो शिया लोग हैं इनको मैं बड़े अच्छी तरह से जानता हूँ। कश्मीर में हमने देखा कि इतना इन पे दबाव पड़ा, लेकिन इन लोगों ने हथियार नहीं उठाए देश के खिलाफ। कभी किसी शिया कम्युनिटी का लीडर या बच्चा, आई थिंक एक टोटल पूरे 30 साल की टेररिज्म में कश्मीर में एक शिया टेररिस्ट था और आई थिंक 2 हिंदू थे जो किश्तवाड़ में थे। तो कहीं तो पर्सनल रीजंस के लिए बन जाते हैं, तो इसको आप चावल के दाना नहीं मान सकते कि इस पूरा पतीला पक गया। तो इनका बिहेवियर ठीक रहा है क्योंकि इनको ये पता है कि जिस बड़ी मेजॉरिटी को ये बिलोंग करते हैं, जिसको हम माइनॉरिटी कहते हैं मुस्लिम, उसमें ये छोटा सा एक इनका नंबर्स है। और अगर बड़ी माइनॉरिटी का बस चले तो इनको खा जाएं, बिकॉज सुन्नी जो है इनको काफिरों से भी नीचे मानते हैं। तो जब इनको ये रियलाइजेशन है कि इनको बचाने वाला हम ही है, इनको जीना मरना इधर ही है, तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने सोग में, दुख में, शोक में आप ऐसा कुछ ना करें कि ये चीज़ें आपके ही कम्युनिटी के खिलाफ हो जाएं। आज अगर कोई बंदा उठ के ये बोल रहा है, आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, तो उसका जिम्मेवार आप है। आप ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि आपको एक देश है जहाँ पे आपको आज़ादी मिली हुई है कि आप कहीं भी बैठ के रो धो लो, चींग चिल्ला लो, जो करना है कर लो, नमाज जनाजा अदा कर लो, सब कर लो। आप ये वाला स्टंट चाइना में ट्राई करके देखो। इनफैक्ट आप ये स्टंट कहीं भी मुस्लिम कंट्री में ट्राई करके देखो, आप सऊदी में करके देखो एज ए शिया। सही है। तो इनको मानना चाहिए। और ये जो बातें हो रही है ना, जिसको हम फ्रिंज एलिमेंट्स कह रहे हैं, ये उसी चाल का एक प्यादा है कि कोई मौका ढूंढो, भारत सरकार की आलोचना करो, उनके ऊपर उंगलियां उठाओ और उनको क्रिटिसाइज करो। फिर हमारे एलओपी फेलओपी सारे उसमें ज्वाइन कर जाते हैं। और आज आपने देखा वो सुप्रिया जी जो इनकी हैं, वो एक पता नहीं कौन से ज़माने का फ़ोटो उठा के ला के उसको जिनोसाइड दिखा रही हैं, फिर लोगों ने उसको लताड़ लिया ट्विटर पे। तो ये एजेंडा है, हम लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, शियाज को भी और हमें भी। जी। बाकी मोदी जी क्यों उस पर बोलेंगे, एक जो पॉइंट आपने कहा, वो ना हेड ऑफ स्टेट था, ना वो प्रेसिडेंट था, ना प्राइम मिनिस्टर था, वो रिलीजियस हेड था। सही तो है। कल को उसमें क्या प्रोटोकॉल क्या कहता है, हम क्यों बोले भाई? अमेरिका बिल्कुल। और इजराइल ने उसको टेररिस्ट बोला, और दूसरे देश में घुस के टेररिस्ट तो हम भी मारते हैं। आप उनकी डेफिनेशन देखिए ना। अब अगर हमारा यहाँ कोई अननोन गनमैन, देखो पनून का केस आया तो अमेरिका बीच में खड़ा हो गया। उसके अलावा जो 50 30 प्लस 70 के 80 किलिंग हो चुकी हैं अननोन गनमैन जो लोगों ने मारा है, सबको पता है कौन कर रहा है। तो किसने क्रिटिसाइज किया, किसने बोला? दुनिया चलती है, ये एजेंडा है। जी सॉरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल इस समय करना क्या चाहते हैं वहां पर। रिजीम अगर चेंज करने की बात है तो केवल खमेनेई के मारे जाने से तो रिजीम चेंज होती नहीं है। वहां दो विचारधाराओं के लोग हैं जो खमेनेई के पीछे आंख बंद करके खड़े थे, उनको अपना सुप्रीम लीडर मानते थे, उनके लिए अब वो रो भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। दूसरे जो आजाद ख्याल पसंद लोग हैं, जो 78 के पहले का ईरान जिसको हम जानते हैं, लोग जानते हैं, अब तो वीडियो हैं, तस्वीरें हैं, उन्हीं से जानते हैं। कई पीढ़ियां पैदा हो चुकी, कई मर चुकी हैं। तो इस समय ये अगर रिजीम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए इनको वेट करना पड़ेगा और शायद शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी चुनौती है इनके सामने। जैसा आपने भी कहा है, ये कोई वेनेजुएला तो है नहीं, ना ये पाकिस्तान है, ये ईरान है। और उसने दिखा दिया है 3-4 दिन के भीतर कि वो क्या करने की क्षमता रखता है। आई थिंक मुखार्जी आपके प्रोग्राम पे ये डिस्कस हुआ था ना शायद,
याद नहीं रहता, मैंने कहा था बहुत बुरी तरह फंसेगा अगर यहाँ पे गोली चलाओगे आप। ईरान तो बर्बाद होगा। वो है ना जो भैया घर से आ रखा नंगा होके कि अब मेरा क्या कर लेना, तुमने जो कर लो, पर आप लोगों को बेइज्जत कर देगा वो। देखिए, एक बात हमें एक और नोटिस करनी चाहिए कि जो हम बात कर रहे थे कि वार्ता चल रही थी, साथ में अब ये भी हमें एहसास होना चाहिए कि हमास मरने पे आ रहा, ख़त्म होने को आ रहा है, और हिजबुल्लाह ऑलमोस्ट ख़त्म था। तो एक फेवरेबल पोजीशन बन रही थी, या इजराइल अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकता था आने वाले 20-25 साल के लिए। और ये बात भी सच है जो आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ओपन माइंडेड लोग थे जो कि रजीम के खिलाफ जा रहे थे। कुछ लोग उसको 80% कह रहे थे, कुछ लोग उसको 50% 40% कहते थे। तो क्या एक अच्छा तरीका नहीं था कि आप ईरान से संधि करते, आप उनके बच्चों को अमेरिका में पढ़ने के लिए बोलते, आप अमेरिका की यूएस एड वाले जो गंदी सी एक प्लान बना के अपना नेपाल में लोगों को हिंदुज़म छुड़ा के इस्लाम कबूल नहीं करा पाए, क्रिश्चियनिटी, आपने उनको एथीस्ट बना दिया। तो आप क्या अगले 4-5 साल में जो ईरान में जो लहर चली थी, क्या आप उसके साथ दोस्ती करके उसके घर के अंदर बेद के उसको उल्टा नहीं कर सकते थे? और 4-5 साल तक तो खुमैनी ने वैसे नहीं रहना था, 86 के, और कैंसर से पीड़ित था वो, उसने वैसे मर जाना था। और अब कर क्या रहे हो? आपने पहले टॉप लीडरशिप मारी, जिसमें मैंने कहा उसमें कोई लोग बड़ी तालियां बजा रहे हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। क्या पिन पॉइंट एक्यूरेसी? वो खुद कहता था कि मेरे लोगों के पास बंकर नहीं है तो मैं भी ऐसे घर में रहूंगा, जो करना कर लो। अगर आप कितनी एक्यूरेसी होती तो आप उसको मारते ना। जैसे आपने अफगानिस्तान में जौहरी को मारा था, खिड़की के अंदर से आई थी मिसाइल, जैन के साइंटिस्ट को पहले मारा था, बेडरूम में घुसी थी। यहाँ आपने उसको मारा, उसकी बेटी, उसकी नाती, उसका दामाद, उसकी वाइफ, सबको मार दिया, और दोनों कंपाउंड उड़ा दिए जिसमें एक में उसका घर था। इसका मतलब आपको पता तो था, वो कह रहा मैं यहीं पे रह रहा हूँ। आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती तो आप उस बिल्डिंग या उस कमरे को उड़ाते ना जिसमें बैठा हुआ था, मीटिंग ले रहा था। आपने 2 घर ही पूरे उड़ा दिए और बोला जी देखो हमारी इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी है। तो ठीक है, बिल्कुल। इंटेलिजेंस है, आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है, हम मानते हैं, मगर आप इतना भी अपनी सीना ना ठोके, क्योंकि जिस दलदल में ये लोग अभी फंस चुके हैं। ईरान ने पहले कह दिया था मेरे पे गोली चलाओगे तो मैं इसको रीजनल वॉर बना दूंगा। वो रीजनल वॉर से उसका देखो, आज भी जितना मर्जी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा है। आपने यूक्रेन में देखा कि शुरू में तो उन्होंने रशिया को हरा ही दिया था, और हम लोग मानने लगे थे, काफ़ी लोग, कि बस हार गए। लेकिन और मैं फेसबुक पे, ओमकार जी तब बड़ा एक्टिव होता था, और मैं फेसबुक पे 7 की 8 पोस्ट डाली, और मैंने रोज़ ये कहा कि रशिया विल एंड ऑफ द डे, रशिया इसमें जीतेगा और यूक्रेन टूटेगा। तो मेरे को फेसबुक ने मेरी जो 5-6 हज़ार फॉलोअर जो लिमिट होती है, वो विजिबिलिटी 25 फॉलोअर्स पे आ गई। ऐसा तोड़ा उसको कि मैंने फिर फेसबुक छोड़ के मैं इधर शिफ्ट हो गया ट्विटर पे। तो कहने का मतलब ये है कि एज कॉमनर्स आल्सो हमें लगता है कि ये चीज़ सामने दिख रही है। ईरान की मिसाइल्स दुनिया भर में फेमस हैं, सबको पता है। और जब जून में लड़ाई बंद हुई इसराइल में, तो वो इनका आयरन डोम काम करना बंद कर गया था, बिकॉज आयरन डोम की मिसाइल्स खत्म हो गई थी, बहुत महंगी मिसाइल्स आती हैं। तो 486 बिल्डिंग्स इसराइल की तबाह हुई जून महीने में। उसके बाद वो सीज फायर करने पे आ गया, अमेरिका को बोला सीज फायर हो गया। इसका मतलब कि जो डोम की एफिशिएंसी नेचुरली उसका एक अपना एक क्राइटेरिया है, कैपेबिलिटी है, उसको मिसाइल ही खत्म होगी तो क्या करेगा, सिस्टम डिटेक्ट करेगा, दैट्स इट। कल उन्होंने नेतन्याहू का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। इस टाइम इसराइल के अंदर जो बर्बादी हो रही है उसकी खबर हमें नहीं मिल रही, क्योंकि 486 की फिगर भी आपको किसी वेस्टर्न मीडिया ने नहीं बताई आज तक। तो बिल्कुल। उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपने जो ईरान के साथ शुरू तो कर दिया, ये टिपिकल केस है कि जहाँ कहते हैं ना हमारे फौज में कि आप लड़ाई शुरू कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते। वो तो भारत था कि संदूर वाला कर गया, इनके हाथ से भी चीज़ निकल चुकी है। अभी कल को सऊदीज, यूएई, जिनके पास फाइटर जेट्स हैं, बाकी तो नमूने हैं सारे, ये भी कूदेंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने बोला हम भी कूदेंगे। तो अगर ये सारे कूद पड़े तो यहाँ ईरान है जिसने टोटली गिव अप कर रखा है कि ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मेरे को जितना मर्जी मार लो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझ नहीं आती कि स्ट्रेटजी जो बनाई अमेरिका और इसराइल ने, कि आपने पहले पूरी कैमरन उड़ाई, उसके बाद नेक्स्ट जो लॉट आई आपने उनको उड़ा दिया, उनका जो नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बड़ा उसको भी उड़ा दिया, नेक्स्ट जो आयतुल्ला बनना उसको भी उड़ा दिया। तो कल को जिस युद्ध को जब खत्म करोगे भैया, बात किससे करोगे? देखिए ना, अब एक उड़ाओ, अब कह रहे हैं 4 लेयर की लीडरशिप है वहां पे। मेरे को लगता है कि 4 नहीं, शायद 10 की हो, बिकॉज ईरान तैयारी करके बैठा हुआ था। तो आपने खुमैनी को मारा, मारते 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 सबको मारते मारते जो लास्ट बंदा बचा लीडर, पता चला कि वो किसी म्यूनिसिपैलिटी का कॉर्पोरेटर है। उससे और वो आपके संधि कर लेता है कि ओके अमेरिका जी, इसराइल जी, माफ कीजिए, यूरेनियम दे जाइए, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हमें छोड़ दीजिए।
तो वो जो डिसीजन लेगा, क्या ईरानी उसको मानेंगे? क्या उस लीडर का इतना कद होगा कि पूरा ईरान उसके पीछे खड़ा हो? क्योंकि कोई भी संधि को कामयाब करने के लिए आपको एक टॉल लीडर चाहिए होता है, चाहे वो हारा ही हुआ। यहाँ आप लीडरशिप पे लीडरशिप मार रहे हो। जो उनका सेंटर है तेहरान, उसको आप बर्बाद कर रहे हो। आपने कल बात तेहरान से ही करनी है भाई। ना इजराइल में औकात है कि वो ईरान को कैप्चर कर सके, इतना बड़ा देश है वो। ना अमेरिका में औकात है कि ईरान को अपना पार्ट बना ले। तो फिर वही बात आती है जो इससे पहले जब अटैक शुरू हुए थे, तो तब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था काफ़ी चैनल्स पे कि इन्होंने जो जिहादियों की 1 लाख की फौज सीरिया में खड़ी कर रखी है, और बलूचिस्तान में बलोचों के साथ एक कांटेक्ट में, और अजरबैजान जो इसराइल का दोस्त है, जहाँ पे अजरबैजानी शिया हैं, और अरब्स जो अपनी कंट्री मांग रहे हैं। तो ये इनका प्लान बी है कि इसको पूरा तहस नहस करके ये पांचों तरफ से या चारों तरफ से एक जिहादी लहर इसके अंदर घुसाएंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा ओमकार जी? उसका रिजल्ट रजीम चेंज नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि खुमैनी को मार के रजीम चेंज करने के लिए आपको अपने सैनिक उतारने पड़ते हैं सड़क के ऊपर, कर्फ्यू लगाना बिल्कुल। पड़ता है शहर के ऊपर। जहाज आया, बोmbardment करके चला गया, लोग बाहर आते हैं, अपनी टूटे हुए मकान की रिपेयर करते हैं। जब फौज अंदर पैदल चल रही आती है ना, टैंक आते हैं, तो फिर कर्फ्यू लगता है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते डर के मारे। अंतर होता है। अभी आपने तेहरान को तबाह बर्बाद कर दिया। कल को आप अगर जिहादियों को अंदर डालते हो, तो आप मजे की बात देखें कि जो ISIS का सीरिया से उठ के आ रहा है, वो एक टोटल फंडामेंटलिस्ट है। उसका काम है नॉन मुस्लिम्स का रेप करना, उनके लोगों को मारना, खत्म करना। इधर से बलोचिस्तान वाले घुसेंगे, उनका एथनिसिटी की स्ट्रगल है, उनको इस्लाम से मतलब नहीं है। वो कहते हैं हम बलोच है, हमें मारना चाहिए। उधर से अजरबैजान वाले नीचे उतरेंगे, तो इनकी अपनी आइडियोलॉजी किसी की मिलती नहीं। तो ईरान में होगी सिविल वॉर। रजीम चेंज तो होने से रहा, यहाँ पे चॉइस है, चांसेस है सिविल वॉर का। सिविल वॉर ईरान की अगर होगी तो पूरा इलाका अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके बगल में पाकिस्तान है, वैसे अनस्टेबल है। अफगानिस्तान है, वहाँ उसके अपने पंगे चल रहे हैं। तो पीछे बचा क्या? तो क्या आप ये करना चाहते हो? अगर ऐसा करना चाहते हो तो फिर आप पूरे दुनिया में जो ये ऑयल की डिस्ट्रप्शन अभी जो हुई है, जो हॉर्मुज बंद हुआ है और वहाँ पे गैस और तेल निकलना बंद हो गया, अगर ये 10 दिन ऐसे चलता रहा, हम तो भारत संभाल लेगा। हमने तो $147 बैरल भी देखी है मनमोहन के टाइम पे, पर उसने फिर ऑयल बॉन्ड खरीद लिए थे, जिसका कर्जा बुझा के उतारा हमने। मतलब 10 साल लग गए उसको उतारने में। बट फैक्ट रिमेन्स कि फिर भी हमारे पास 60-70 दिन का स्टॉक है, रिजर्व है, हम लोग इसमें से निकल। प्लस हमारा रशिया ऑयल जो है, कनाडा का, नाइजीरिया का, वो चलता रहेगा। बाकी दुनिया क्या करेगी? और जब बाकी दुनिया नहीं कर पाएगी कोप, तो फिर जो हमारा ट्रेड जो दुनिया से हो रहा है, जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको सफ़र करेगा। तो आज आके पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट होगा। तो क्या ईरान को मारना, जब वो सारी वार्ता में आपकी बातें मान चुका था, जब उसकी हमास ऑलमोस्ट डेड है, हिजबुल्लाह मरने के कगार पे बैठा है, क्या ये कदम ज़रूरी था? हिस्ट्री इसको जज करेगी। मैं पहले भी कह रहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने, और ये अभी फंस गया दलदल में। इसराइल और अमेरिका एक स्टेज पे यहाँ से निकल जाएगा, मगर अगर इसराइल की 486 बिल्डिंग तब टूटी एक दिन में, तो आज ये जो अगर प्रोलॉन्ग हो गया, स्ट्रेच हो गया अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या इसराइल बचेगा? और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा, बिकॉज इसराइल हमारा एक साथी है जिससे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करते हैं, हमारी एग्रीमेंट्स भी हैं, और हमारा जो फ्यूचर है, चाहे वो गोल्डन जो आयरन डोम है, जो आयरन बीम है, उसमें सब में वो हमारा कोलैबोरेटर है। तो ये सारे का सारा धरा रह जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैं तो बहुत ज़्यादा क्या क्या अपसेट, हमें कौन पूछता है, बट मुझे लग रहा है कि ये गलत मूव था। पूरी दुनिया पे इससे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अजय जी, ट्रंप ने क्या सोच करके अटैक करने का फैसला किया है और इसको मारने का प्लान बनाया है? मतलब दिमाग में उसके क्या होगा? डोमेस्टिक प्रॉब्लम, एप्स्टीन फाइलें, मिक्टम पोल, या कुछ और था दिमाग में? 2-3 इसमें नज़र आते हैं। अगर आप सिर्फ पर्सनैलिटी बेस्ड बात करें ट्रंप की, तो ये भी अभी सामने आ रहा है कि इसकी जो एप्स्टीन फाइल लीक हुई है वो मोसाद ने की है, और मोसाद के पास और भी है। तो इसका जो इससे जुड़ती हुई बात फिर ये है कि जो लोग कहते हैं कि हालांकि अमेरिका इसराइल को पालता है, लेकिन अमेरिका वही करता है जो उसको इसराइल बोलता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन डीप स्टेट में इसराइलियों का, ज्यूज़ का एक ग्रिप है। तो उस लिहाज से देखें तो अमेरिका की, क्योंकि ईरान से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसराइल ने कहने पे उसको लड़ना पड़ गया, उसको कूदना पड़ गया, जिसमें एप्स्टीन फाइल एक ब्लैकमेल का काम कर सकता है।
अगर ये कुछ यहाँ पे एक बहुत अच्छी विक्ट्री ले जाता, जो मिलेगी नहीं, तो मिड टर्म में इसको फ़ायदा होता। अब इसकी डेड बॉडीज घर पहुंचनी शुरू हो गई तो उसका उल्टा हो जाएगा। दूसरा पहलू ये है कि अगर आप थोड़ा लंबी नज़र देखें, तो जब ये शाह यहाँ का पलटा था तो क्या हुआ था कि शाह के टाइम पे ईरान टोटल वेस्टर्नाइज था। वहाँ पे डांस क्लब्स, डिस्कोथेक, सब कुछ था। आज जब दूसरा तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है तो ईरान की बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसे हमने डिस्कस किया, इस्लाम छोड़ चुकी थी। डर के मारे वो बुर्का पहनती थी, चाहे हिजाब पहनते थे, लेकिन वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। हमारे भारत में कितने ईरानी हैं जो यहाँ पढ़ने आए वापस ही नहीं गए, क्योंकि वहाँ कौन जाएगा, उन्हें जो खुमैनी ने जो हाल कर रखा था। अब इसको आप एक दूसरे एंगल से देखें, टोटल रियल पॉलिटिक्स, कोई इमोशन छोड़ दीजिए। ईरान का फ़ायदा यूएस को क्या था? ईरान का फ़ायदा यूएस को ये था कि इसने वेस्ट एशिया के अमीर देशों के बीच में एक विलन खड़ा कर रखा था, जिसके डर के मारे सऊदीज, कतर, यूएई, जॉर्डन, कुवैत, ये सारे देश अमेरिका से हथियार खरीदते थे, इनके साथ संधियां करते थे। F-35 सऊदीज के पास है, उड़ाने वाले पाकिस्तान पायलट हैं, उनके पास पायलट नहीं है। लेकिन अमेरिका नाराज ना हो जाए, हमारे पे बन ना आए, अमेरिका में प्रोटेक्शन देगा, इसलिए उनको बेसिस दी। पूरे वेस्ट एशिया के हर देश में अमेरिका की बेसिस हैं। सबसे बड़ी बहरीन में थी फौज की, और सबसे बड़ा एयर बेस कतर में था। उसके अलावा इवन इजिप्ट में बेसिस हैं। मैं शर्म शेख जब हम गए तो वहाँ भी बेस था। शर्म शेख में जैसे एंटर करते सबसे पहले अमेरिकन पोस्ट आती है, सामने झंडा दे। तो इन्होंने क्या किया कि दबदबा बना के रखा। वो तो ईरान बेवकूफ़ी कर रहा था, वो तो कट्टर था ही, उसको उसको डरा के लोगों से बाकी से बिजनेस करते थे। अब जैसे शाह के टाइम पे हो और जैसे अब हो रहा है कि लोग धीरे धीरे इस्लाम से निकल रहे हैं, उस टाइम वेस्टर्नाइज हो रहे थे, इस टाइम एथीस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले 5-7 साल में शायद ऐसी सिचुएशन बन जाती कि ईरान एक थ्रेट की तरह बाकी वेस्ट एशिया कंट्री में एक थ्रेट की तरह खत्म हो जाता। लोग कहते हैं यार ये तो लिबरल हो गए, नहीं नॉन इस्लामिक हो गए, ये तो पर्शियन बन गए, तख्ता पलट गया और अभी लोग अपनी साइंस वाइंस में चले गए, तो ये तो अभी हम पे अटैक नहीं करेंगे। हो सकता है कि नई सरकार आती है और सबको बोलती है भाई हमारी लड़ाई आपसे खत्म, ना हम शिया ना तुम सुन्नी रहो, हम तो पारसी पारसी हम वापस जो राष्ट्र बन रहे हैं। यू नेवर नो। उस एंगल से देखें तो ये एक टाइम था कि अमेरिका ने कहा कि इससे पहले कि गेम पलट जाए, और उस गेम का पलटने का ये नहीं था कि हथियार खरीदना बंद होना, हथियार तो बंद होने ही होने थे। पेट्रो डॉलर का जो रिलेशनशिप है वो टूट जाना था, और वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो रियल पॉलिटिक की नज़र से देखो तो ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है कि आपने ईरान को उस टाइम पलटा जैसे आपने पिछली बार पलटा था, जब आपको लगा कि ये इस्लाम, कट्टर इस्लाम से दूर जा रहा है, और कट्टर इस्लाम से दूर गया हुआ ईरान अमेरिका का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान करवाएगा। ये भी एक एंगल है जिसका एविडेंस कोई नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब शाह वाला तख्ता पलट देखें और ये देखें, एक कॉमनलिटी ये दिखती है, लोगों का कट्टर इस्लाम से दूर होना। तो अभी ये समय बताएगा जब किताबें लिखी जाएंगी तो ये कितना सच है कितना झूठ है, बट इसको एक पॉसिबिलिटी जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। सऊदी के बारे में सूचना आ रही है कि सऊदी का भी लगातार प्रेशर था अमेरिका पे कि जल्दी कार्रवाई करिए, जल्दी कार्रवाई करिए। और सऊदी की जो दुनिया की भी सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है, उसके ऊपर अटैक करना ड्रोन के द्वारा, उसमें आग लगना, अब तो बंद हो गया वहां तेल उत्पादन। तो सऊदी एक एंगल है क्या इस पूरे प्रकरण में? सऊदी का एक एंगल आपको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पिछले 3 साल में गल्फ ऑफ एडन में क्या हुआ है। रेड सी का मुहाना जो है नीचे, जब वो नीचे आके मिलता है अरबियन सी के साथ, अगर आप सऊदी अरबिया का नक्शा देखेंगे तो रेड सी के साथ 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 जॉर्डन के बाद सऊदी अरबिया शुरू हो जाता है। वो पूरा का पूरा रेड सी जो है, एक तरफ सऊदीज है और एक तरफ उसके सामने रेड एरिया है, और नीचे वो क्या नाम है, ये जो नया स्टेट बना है बिल्कुल मुहाने पे क्रॉस रेड सी, क्या नाम है उस देश का, अभी आएगा मैं बताता हूँ। तो और फिर नीचे यमन है। तो यमन में सऊदी और यूएई वाले इकट्ठे लड़ रहे थे हूतियों के खिलाफ। फिर एक टाइम आया कि आपस में फ्रिक्शन हो गई, और अभी जब साउथ अरबिया बन गया यमन का साउथ वाला, उसको क्लियरली उसको यूएई की सपोर्ट है, और उसकी लोकेशन क्या है, यहाँ पे रेड सी खुलता है। रेड सी नैरोस्ट पॉइंट पे सिर्फ 27 किलोमीटर चौड़ा है,
ये ऐसे कहने को सी है, पर 27 किलोमीटर क्या सी होता है, 27 किलोमीटर आप देख सकते हो एक्चुअली। और उसी के साउथ में जैसे ही रेड सी से आप निकले और सामने अब गल्फ ऑफ एडन में एंटर किया, तो सामने एक सोरोस आइलैंड है, सोरोको आइलैंड है, जो यमन का था, उस पर यूएई ने कब्जा कर लिया। जब यमन की वॉर चल रही थी, उनका एयरबेस बन गया। इधर आप आए तो एरिट्रिया में यूएई ने अपना एयरबेस बनाया। सोमालीलैंड की बात कर रहा था मैं। तो जो सोमालीलैंड बना, सोमाली से कट के, वो उसको यूएई और इजराइल ने रिकॉग्नाइज कर लिया। यूएई और इजराइल के रिश्ते जो हैं, उसका अगर आप देखेंगे तो अब्राहम अकॉर्ड तो है। I2U2 में इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए का जो बना था नॉन मिलिट्री अलायंस क्वाड के बाद, उसके लिहाज से देखें तो इजराइल और यूएई दोनों काफ़ी क्लोज हो गए। यूएई ने क्या किया, यूएई को ये प्रॉब्लम जो सऊदीज को अभी आ रही है, यूएई को आज से 10 साल पहले आ गई थी कि तेल खत्म होना शुरू हो गया था। इसकी जो 7 रियासतें हैं, उसमें से 2 में तेल नहीं है। तो यूएई ने एक कॉन्शियस कॉल ली और उसको अपने का इंटरनेशनल बिजनेस हब बना दिया। दुबई में आओ, दुनिया भर के दफ्तर हैं। अबू धाबी जाओ, दुनिया भर के दफ्तर हैं। तो वहाँ पे उसने ये प्रूव किया कि तेल बेचने के अलावा और ऊँट मार के काट के खाने के अलावा भी हमारे पास एक पोटेंशियल है कि हम दुनिया की सेफेस्ट सिटीज़ यहाँ बनाएं, दुनिया यहाँ पे आके ऑफिस बनाए। यही प्लान सऊदीज का था। नोम जो उनका प्रोजेक्ट था, जिसमें ऑलमोस्ट कोई कहता 150 किलोमीटर, कोई कहता 400 किलोमीटर लंबी एक शहर बननी थी, वर्टिकल शीशे का, जिसके अंदर गाड़ी नहीं चलनी थी, 0 कार्बन, सब कुछ अंदर ही मेट्रो चलता, अंदर ही शॉपिंग, अंदर ही घर, और सारा बाहर शीशे से बंद होता। मतलब 100-150 या 400 किलोमीटर जितना भी होता, और शायद 10 या 12 किलोमीटर चौड़ा होता, दैट्स इट। एक दीवार, जिसके ऊपर लोगों ने कहा था ये मत बनाओ, बिकॉज वो जो पशु जो इधर से उधर माइग्रेट करते हैं, उनको तो पूरा बैरियर खड़ा हो जाएगा। तो वो भी पता चला कि अब नहीं बन रहा, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है। तो सऊदीज को प्रॉब्लम ये रही, तेल सूख रहा है, सऊदीज का भी तेल सूख रहा है। पानी का इशू तो सबको है, जो पानी का बात हो रही है डिस्टिलेशन की, वो तो पूरे खाड़ी में हर जगह है। सऊदीज का भी ये प्लान था कि क्योंकि रेड सी हमारे पास है और उसके थोड़ा ही डिस्टेंस पे मक्का है, थोड़े ही डिस्टेंस पे रियाद है, हम यहाँ पे हम वो करेंगे जो यूएई ने किया, लेकिन यूएई ने उसको मात दे दी। और नीचे वाला जो हिस्सा है रेड सी का, जहाँ दुनिया का सारा ट्रेड निकलता है सुएज कनाल से होते हुए, उस पर पकड़ बना ली इजराइल और यूएई ने इकट्ठे। तो एक तरीके से देखा जाए तो सऊदीज एक तरफ हो गए और यूएई उसके सामने खड़ा हो गया। यूएई, सऊदीज, अभी कतर, ये 3 रिचेस्ट कंट्रीज हैं। उसमें फोर्सेस वाइज सिर्फ यूएई और सऊदीज के पास एयर फोर्स है तगड़े वाली, बाकी तो ऐसे ही है। तो सऊदीज को यूएई के साथ भी आंकड़ा था और सऊदीज को ईरान के साथ आंकड़ा तो था ही था। लेकिन हम ये ना भूलें कि 7 अक्टूबर के अटैक से जस्ट पहले, जब अब्राहम अकॉर्ड चला रहा था ट्रंप, तो तब ट्रंप ने शुरू किया था, फिर तो ट्रंप निकल गया था, 7 अक्टूबर के टाइम पे बाइडन था, कि सऊदीज का ऑलमोस्ट अब्राहम अकॉर्ड होते होते हो गया था। और लोग कहते हैं कि सऊदीज का अब्राहम अकॉर्ड ना हो इसलिए ईरान ने 7 अक्टूबर करवाया। मगर आप ये भी देखें कि चाइना ने सऊदीज को ईरान के साथ हाथ मिला दिया था जब अमेरिका पीछे हट गया था। तो यहाँ इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ओमकार जी, कि शिया सुन्नी बोल के अगर हम छोड़ दें इस कॉन्फ्लिक्ट को, तो हम शायद ऊपर की सतह पे रह जाएंगे। यहाँ पे शिया सुन्नी के अलावा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। खाड़ी का कोई देश नहीं है जिसके अंदर शिया बहुत तगड़ी पॉपुलेशन में नहीं है। सऊदी अरबिया के ऑयल फील्ड में सारी पॉपुलेशन शिया की है। इराक 65% शिया है। कुवैत में बहुत सारे शिया हैं। तो ये सिर्फ शिया सुन्नी का मामला नहीं है। यहाँ पे डायनास्ट हैं जो खानदानी राजा राज करते हैं, जॉर्डन में है, सऊदीज में, ये जो रॉयल डायनेस्टीज हैं, इनके आपस में बहुत सारे पंगे हैं। तो उस नज़र से देखेंगे तो सऊदीज को अगर सऊदीज ने ऐसे किया है, अमेरिका को बोला कि शुरू करो, जल्दी करो, कि ईरान को भी चेपो, और यूएई, उसको पता था कि ईरान यूएई को चेपेगा, ये नहीं पता था कि मैं भी चिपूंगा। अभी अरामको की जो बात कर रहे हैं आप, एक बार कुएं में आग लग गई, जो स्टोरेज में आग लग गई ओमकार जी, वो कई बार तो 1-1 साल बाद बुझती है। तो जिस वीडियो में ये आ रहा है कि ये अटैक हुआ, ये वीडियो है, धुआं उठ रहा, नीचे लिखा आग पे काबू पा लिया गया है, तो वो धुआं कहाँ से आ रहा है? तो वहाँ डैमेज बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये सऊदीज का एलिमेंट नकारा नहीं जा सकता। पर देखिए ना, बर्बादी होगी ना, फिर अपनी भी करवा ली और इलाका पूरा, तेल नहीं बिकेगा अभी आपका, कर लो जो करना फिर। जी, अभी जिस सिचुएशन में ये सब चल रहा है, एक बात ये भी कही जा रही है अजय जी कि अगर कोई डर्टी बॉम्ब उसने तैयार कर लिया है ईरान ने, और उसका यूज अगर किसी तरीके से उसने इजराइल पर कर दिया,
तो इसके बहुत घातक नतीजे भी हो सकते हैं इज़राइल के लिए। डर्टी बम तो फिर देखो वो समझ लो न्यूक्लियर ही हो गया, उसके एक लेवल नीचे है। और मैं तोपखाने को बिलोंग करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास इनरिच्ड यूरेनियम है जो कि ईरान के पास है, वो आपने एक नॉर्मल तोप के गोले में डालना है और उसको फायर कर देना है। उसका धमाका वगैरह नॉर्मल होता है, देखने में बिल्कुल नहीं पता चलता न्यूक्लियर है, लेकिन उसकी जब रेडिएशन लीक होती है तो पूरा शहर उसमें चिपटा जाता है, लोग कैंसर वैंसर से मरने तक मर जाते हैं। वो पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि आपने खुमैनी को मारा, आपने सेकंड लीडरशिप को भी मार दिया, तीसरे को मारने में लगे हुए हो। तो जो थोड़ा बहुत कंट्रोल, जिनसे आप बैकडोर चैनल करवा के, ओमान के थ्रू, भारत के थ्रू किसी से बात करवा सकते थे, वो तो आपने कर दिया खत्म। आज की खबर ये है कि IRGC के 31 डिफरेंट अभी बन चुके हैं आइलैंड्स ईरान के अंदर, और वो वहाँ के जो लोकल कमांडर्स हैं उनको जो पहले निर्देश दिए गए थे, जिनकी प्रैक्टिस की थी इन्होंने कि ऐसा होगा, कमांड एंड कंट्रोल टूटेगा, कम्युनिकेशन टूटेगी, तो आपको क्या काम करना है वो उनको पता है। वो उसमें से कौन सा कमांडर कितना पागल है और कितना फंडामेंटल से किसी को नहीं पता। इनफैक्ट हमें तो पता ही नहीं उससे कमांडर कौन कौन है। अभी ये जो हॉर्मुज में हो रहा है, अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि हॉर्मुज को बंद करना ईरान का इरादा नहीं था, क्योंकि उसको अपना नुकसान भी होता है तेल का। लेकिन अभी उसके सेंट्रल लीडरशिप खत्म होने के बाद जो हॉर्मुज के खाड़ी के साथ साथ जो उनके लोकल IRGC कमांडर हैं, ये उनके पंगे हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यहाँ से किसी को हम ना आने देंगे ना जाने देंगे, और 3 जहाज डुबो दिए उन्होंने। तो उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे कि जब सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप कुछ आज हरमुज में कोई डूबता है तो आप किसको बोलोगे? खमैनी ने डुबाया, वो तो मर गया, प्राइम मिनिस्टर सब कुछ चेप दिया आपने। तो फिर कोई कमांडर उठ के जो थोड़ा बेवकूफ़ी की लाइन के परली साइड बैठा हुआ है तो वो चला देगा, और अगर वो चल गया तो उसके बाद तो फिर एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ देख रहे हैं आप, फिर तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिकॉज उसका इम्पैक्ट जो होगा वो लोगों को इम्पैक्ट करे, उससे पहले रेडियो एक्टिविटी जो है वो आज की साइंस आपको इनेबल कर देती है, पता चल जाता है। और दूसरी, अगर डर्टी बम ना यूज़ करे, सपोज ये अभी सामने आ रहा है, जब रात को तेल अवीव पे जो मिसाइल फायर की इन्होंने हाइपरसोनिक, जिसको वो नहीं रोक पाया आयरन डोम, वो बिल्कुल घरों की लेवल पे जाके उसके 9 वार हेड निकले। अब 9 वार हेड को आप रोक नहीं सकते, दुनिया में ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं। हाँ, अगर 3-4 किलोमीटर ऊपर फटे और नीचे आपके पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं तो आप एक एक मिसाइल फेंकोगे तो हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ईरान ने जो अभी तक मिसाइल जो पहले मार रहा था, वो जिसमें उसने ड्रोन भी चलाए, मिसाइल भी चलाए, वो उसकी बेस्ट नहीं है, और वो इसलिए अपनी पुराने वाली मिसाइल यूज़ कर रहा है ताकि इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो सैचुरेट हो जाए। तो परसों रात को इन्होंने 40 प्रोजेक्टाइल्स US के अब्राहम लिंकन पे मारे, उसमें 4 मिसाइल्स थी बैलिस्टिक और 36 ड्रोन थे। अमेरिका ने बेड़े ने सारे इंटरसेप्ट कर दिए, मतलब अमेरिका ने उसको रोकने के लिए 40 मिसाइल फायर किए आगे से। तो आप ये भी समझें ओमकार जी, अगर ऐसे वाला अटैक दिन में 2 बार हो गया तो अमेरिका जो कि समुद्र के बीच में खड़ा है, 6000 किलोमीटर दूर है अपने घर से, और डेगो गार्सिया जाकर वहाँ से हथियार लेके आने में 3 दिन का सफ़र है, तो कितने दिन वो अपने आप को डिफेंड कर पाएगा? इस सिचुएशन में अगर अभी कोई हाइपरसोनिक मिसाइल मल्टीपल वॉर हेड वाली अगर बेड़े को हिट कर गई और मदरशिप डूबे ना डूबे, जो उसका डिस्ट्रॉयर है 4 उनमें से कोई डूब गया, तो फिर एक बड़ी पॉसिबिलिटी आती है, क्योंकि देखो उस मदरशिप के ऊपर 4500 सेलर हैं, अगर वो लग गया तो समझ लो फिर अमेरिका तो विद इन फ्यू आवर्स यू विल सी ए न्यूक्लियर स्ट्राइक इनसाइड ईरान। तो ये दोनों स्थितियां जिसमें ईरान एक डर्टी बॉम्ब यूज करे, ईरान नहीं, IRGC कमांडर जिसका नाम नहीं हमें पता, या फिर इनका बेड़े में कोई डूब गया, तो एक न्यूक्लियर पॉइंट नजर आता है, जो कि दुनिया के लिए बहुत ही गलत डेवलपमेंट होगी। उसके लिए बड़े लोगों को हर जाना अपनी जान से देना पड़ेगा जी। लेकिन अगर ये सिचुएशन आती है तो अमेरिका तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा, सीधे नाक कटेगी। नाक कटेगी, और अगर युद्ध पोत डूब जाता है ओमकार जी, तो सुपर वॉर स्टेटस खत्म है इसका। फिर तो ये ट्रंप भी गया। अगर 4500 सेलर आपके डूब गए स्ट्राइक में, तो अभी तो 3 पहुंची हैं डेड बॉडी सिर्फ, और हल्ला मचना शुरू हो गया अमेरिका के अंदर। तो 45 हो गए, ऑफकोर्स सारे नाम भी मरे हैं, 1000 भी डूब जाए, 500 मर जाए, कम थोड़ी होते हैं। फिर तो ट्रंप की भी मिड टर्म शेटम फिर पैकअप है, इसका खत्म है। तो इसने दाव बड़ा रिस्की खेला है। और मैं आज एक प्रोग्राम में किसी को बता रहा था कि CIA जो है ना, जिसने उस टाइम सद्दाम के खिलाफ बोला था उसके पास बायोलॉजिकल वेपन जो आज तक नहीं मिले,
सीएए की प्रॉब्लम ये है कि सीएए के जो एम्प्लॉयज होते हैं ओमकार जी, वो सिविल रूल के अंडर नहीं आते, वो प्रेसिडेंशियल प्लेजर पे आते हैं। तो ट्रंप को अगर किसी सीआईए ऑपरेटिव या चेयरमैन या हेड या सेक्रेटरी की शक्ल पसंद नहीं है, तो एक कागज के ऊपर साइन करके वो उसको नौकरी से निकाल सकता है। किसी डिफॉल्टिंग एम्प्लॉय के खिलाफ इंक्वायरी करो, उसका जवाब मांगो, फिर उस पर एक्शन लो, ऐसे वाला वो सिविल रूल के अंदर होता है। सीआईए सिविल रूल में नहीं आता। तो मेरे को तो ये भी लगता है कि जो गलत इनपुट इसको दी जाती है, वो सीआईए वाले इसको यही सुनाते हैं जो ये सुनना चाहता है। क्योंकि जिसने मुंह खोला, जब तुलसी गाबार्ड ने बोला था कि ईरान के पास कुछ नहीं है पार्लियामेंट में, तो इसने उसके बाद बोला था, किसने पूछा था कि आपकी हेड ऑफ सिक्योरिटी बोल रही है कि ईरान के पास वेपन नहीं है, तो इसने कहा था आई डोंट केयर हु शी। तो अगर आप सीआईए के हेड हैं, डायरेक्टर हैं, और अच्छी पावर एंजॉय करते हैं पूरी दुनिया में, आपकी अपनी पूरी दुनिया ही आपकी है, आप सीआईए हेड है, और बिल्कुल। आपको पता है कि आप प्रेसिडेंट के आगे कुछ सही बात करोगे जो पसंद नहीं आएगी और आपको निकाल देगा, तो आप क्या करोगे? बोला ठीक है यार, इसको वही सुनाओ जो उसको पसंद है, लेने दो डिसीजन। ये प्रॉब्लम। यानी बहुत बुरी तरह फंस चुका है अमेरिका, जी और जी ट्रंप को भारी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। और ईरान में रिजीम चेंज करना इतना आसान बिल्कुल नहीं है जितना ट्रंप ने समझ लिया था। एब्सोल्युटली। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चर्चा पसंद आई हो, तो लाइक का बटन दबा दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, थैंक यू सो धन्यवाद मच। ओमकार जी। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।